बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, this is Miss Madiha Niaz, Assistant Professor Biology from Government Degree College for Women, Satellite Town, Bahawalpur. Today we are going to discuss about our next lecture related to chapter number 15, homeostasis. This topic is actually about excretion in animals. जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को स्टडी किया था डिटेल में। अब हमने एक्सक्रीशन इन एनिमल्स को शुरू किया है, और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के अंदर हम लोगों ने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था मेनली टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के बारे में, कि कैसे हमारी बॉडी जो है वो एक्सक्रीशन के ज़रिए वेस्ट मटेरियल से जो है वो निजात हासिल करेगी। उसका मैकेनिज़्म हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। लेकिन जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि मेन वेस्ट मेटाबोलाइट्स आपकी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में कौन कौन से होते हैं। अब उसी सिलसिले में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, जो आपकी बुक में नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स ऑफ डिफरेंट एनवायरनमेंट के रेफरेंस से मौजूद है। आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि एक बड़ा अहम टॉपिक है। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 8 नंबर का सवाल आता होता है, जिसमें हमें वेस्ट मटेरियल्स या नाइट्रोजनस वेस्ट के कंपैरिजन को डिस्कस करना होता है। टॉपिक जो है उसका नाम है, टाइटल है हमारे पास, नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स, यानी जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स के बारे में देखेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि ये एक बड़ा अहम सवाल है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, और इसको मैंने जिस तरह से यहाँ पे आपके लिए राइट डाउन किया है, आप इसको इसी तरह से याद करेंगे, अपने पेपर के लिए अटेम्प्ट करेंगे आप इस क्वेश्चन को, तो आप होपफुली कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो इसमें जनरेट कर पाएंगे। सो ये हमारा 6th लेक्चर है होम्योस्टेसिस के चैप्टर से रिलेटेड। इस स्लाइड में, इस लेक्चर में जो कुछ चीज़ें जो आप अंडरस्टैंड करेंगे उसमें है कि हम एक्सक्रीशन क्या है, जो कि हम बार बार देख चुके हैं। एक्सक्रीशन क्या है, इसको दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को देखेंगे हम, उसमें हम उनका कंपैरिजन देखेंगे, जिसमें हमने नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन देखना है। उसके बाद यूरिया साइकिल को देखेंगे हम, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में सबसे पहले वेस्ट प्रोडक्ट्स को डिस्कस करने से पहले मैं दोबारा से एक्सक्रीशन की डेफिनेशन आपको रिवाइज करवाऊंगी। व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स, स्पेशली ऑफ नाइट्रोजनस ओरिजिन, फ्रॉम द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि जानदार के जिस्म से फालतू मादों का जो इखराज है, इस मेथडोलॉजी को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास मेनली जो एनिमल्स की बॉडी में पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, जिनमें हमारे पास जो नाइट्रोजनस ओरिजिन की हैं, यानी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनमें से फेमस हमारे पास हैं अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो मेजर हैं। माइनर्स तो हमने देखी थी कि जी क्रेटीन था हमारे पास, ट्राईमेथाइलोक्साइल था हमारे पास, क्रेटीन था, उसके अलावा बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमने देखे थे, बट वो सब माइनर थे। ये मेजर हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ज़्यादा अहम हैं। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर था, और आइंस देखे थे कि हमने सोडियम है, कैल्शियम है, पोटाशियम, फॉस्फेट वगैरह। ये सब मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो एनिमल्स में बनती हैं, जिनसे निजात हासिल करना एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब टॉक्सिक होती हैं, मुहलिक होती हैं, और ये जिस्म में जहरीले मादों के तौर पे जानी जाती हैं, और ये आपके जिस्म की जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। सबसे पहले इन बेसिकली 3 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास अमोनिया है, यूरिया है और यूरिक एसिड है। स्टार्ट करेंगे हम अमोनिया के साथ। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली
जनरेट होता है, रिलीज़ होता है, उनको हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी वो तमाम जानदार, अमोनिया पैदा तो सबके अंदर होता है, ये चीज़ आप जेहन में रखेंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन से। यानी जब भी जानदारों की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा, न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेक डाउन होगा, तो उससे अमाइनो ग्रुप बनता है। उस अमाइनो ग्रुप से फिर अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। जितना ज़्यादा कोई जानदार जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होगी किसी जानदार को, उसी हिसाब से अमाइनो ग्रुप जो है वो अपने आप को चेंज करेगा। यानी जब हम कहते हैं कि जी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, यानी प्रोटीन का मॉलिक्यूल टूटेगा या न्यूक्लिक एसिड्स जानदारों की बॉडी में टूटेंगे, तो उनके टूटने से जो सबसे बड़ी वेस्ट प्रोडक्ट बनती है वो अमाइनो ग्रुप होता है। वो अमाइनो ग्रुप जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से जानदारों के अंदर जो है वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा पानी में रहने वाला जानदार है या पानी में ही मुस्तकिल पाया जाता है, उसके अंदर जो है वो अमाइनो ग्रुप अमोनिया की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं यानी ज़मीन पे पाए जाते हैं, तो उनके अंदर जो अमाइनो ग्रुप है वो अमोनिया और फिर अमोनिया से यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बहुत सा ऐसे जानदार जो कि जिनके पास एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, यानी वो कम पानी में पाए जाते हैं, तो उनके अंदर जो अमाइनो ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो उसी रेफरेंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टाइप है जिसको हम देखेंगे वो है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जिनकी बॉडी जो है वो अमोनिया एक्सक्रीट करती है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म, रिमूवल ऑफ अमोनिया एज वेस्ट मटेरियल। एग्जांपल्स आपके सामने है कि बहुत सारी बोने फिशेस, एक्वाटिक एम्फिबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट्स हैं जो कि अमोनोटेलिक होते हैं। एम्फिबियंस क्या, बोने फिशेस का मतलब जिनके अंदर बोन्स होती हैं। एक्वाटिक एम्फिबियंस, एम्फिबियन से मुराद आपको पता ही है वो तमाम जानदार जो कि पानी और खुश्की दोनों पे रहते हैं। और इंसेक्ट्स जो हैं वो जॉइंट लेग्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अमोनिया की मेजर एग्जाम जो है हमारे पास क्या हैं। अमोनिया इज़ डिराइव फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स इन द बॉडी। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि जब भी बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं तो उससे अमाइनो ग्रुप बनता है, और वो अमाइनो ग्रुप जो है वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा अगर कोई जानदार जो है उसके पास एडिक्वेट अमाउंट एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर है, यानी बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है। हाईली टॉक्सिक है हमारे पास अमोनिया, इसका फ़ौरन बॉडी से रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर रहेगा तो ये आपकी बॉडी के सेल्स के लिए, टिश्यूज़ के लिए बहुत डेंजरस है। इट इज़ रेडिली सॉलेबल इन वाटर, यानी पानी में फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाता है। इसको बहुत सारा पानी चाहिए होता है इसके एलिमिनेशन के लिए। जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन, यानी कि आम तौर पे ये पानी में डिज़ोल्व होता है और डिफ्यूजन के ज़रिए बॉडी सरफेस से बाहर, आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है, बाहर के एनवायरनमेंट में चला जाता है। या फिर जैसे कि हमने फ़िशेस की बात की थी कि उनके अंदर गिल्स होते हैं, एम्फिबियंस के अंदर भी गिल्स होते हैं, तो उनके ज़रिए से जो है गिल्स के ज़रिए से भी ये अमोनियम आयन की शक्ल में बाहर चला जाता है। किडनीज़ इसमें कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करते हैं। उसके अलावा उन्होंने मेंशन किया हुआ अबाउट 500 ml ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया, यानी सिर्फ 1 ग्राम ऑफ अमोनिया के रिमूवल के लिए कितना सारा पानी चाहिए हमें, 500 ml, यानी बहुत सारा पानी चाहिए होता है इस अमोनिया के रिमूवल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरिया एक्सक्रीटिंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और इस फिनोमिना को हम यूरियोटेलिज्म कहते हैं, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स एज यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म। एग्जांपल्स इसमें जौन से जानदार मतलब यूरिया एक्सक्रीट करते हैं वो हैं जी मैमल्स, मरीन फिशेस, टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस। मरीन फिशेस का मतलब जो समंदर में रहती हैं, और टेरेस्ट्रियल एम्फिबियंस का मतलब वो तमाम एम्फिबियंस जो ज़मीन पे पाए जाते हैं, मतलब जो ज़मीन और खुश्की दोनों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़्यादा टाइम उनका ज़मीन पे गुजरता है और कम टाइम सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो पानी में जाते हैं। ठीक है जी। इसमें अब हम यूरिया की करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि जी जो अमोनिया बनता है मेटाबॉलिज्म की वजह से, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड की वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिया थ्रू अ यूरिया साइकिल, जिसको हम अब एंड में देखेंगे। कहाँ कन्वर्जन होती है सारी, इनसाइड द लिवर, और फिर ये जो यूरिया बनता है ये ब्लड में रिलीज़ हो जाता है, और फिर जो ब्लड है वो किडनीज़ के ज़रिए फ़िल्टर होता है और फिर यूरिया प्रोड्यूस होता है जो कि सेपरेट हो जाता है, यूरिया फ़िल्टर होता है, सेपरेट होता है फ्रॉम द ब्लड।
और फिर ये जो यूरिया है वो आपके यूरिन की शक्ल में ऑर्गेनिजम्स के यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर चला जाता है। यूरिया जो है वो कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, बट इट इज़ मोर टॉक्सिक एज़ कम्पेयर टू यूरिक एसिड। यानी रखा तो इसको भी नहीं जा सकता बॉडी के अंदर, ये भी रिमूव करना ही है, चाहे यूरिक एसिड हो, यूरिया हो या अमोनिया हो, रिमूवल हर चीज़ का ही है। लेकिन ये है कि फॉर द टाइम बिंग कुछ देर के लिए यूरिया बॉडी में स्टे कर सकता है। हार्मफुल है लेकिन उतना हार्मफुल नहीं है जितना कि अमोनिया। इसके अलावा उन्होंने मेंशन किया कि इसको रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए होती है, यानी बहुत ज़्यादा पानी ना भी हो, जैसे कि जो हमारे ज़मीन पर रहने वाले जानदार हैं उनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, उनके पास अवेलेबल भी नहीं होता। तो उन्होंने मेंशन किया कि सिर्फ 50 ml ऑफ वाटर जो है वो सफिशेंट है, काफ़ी है 1 ग्राम ऑफ यूरिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया हमें, हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक्स ये भी हैं कि कुछ यूरिया जो है वो किडनीज़ में रुक जाता है, कुछ एनिमल्स में, नॉट ऑल, कुछ एनिमल्स में जो यूरिया है वो किडनीज जो है कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया को अपने अंदर रोक लेती हैं टू मेंटेन अ डिज़ायर्ड ऑस्मोलैरिटी। क्या था ऑस्मोलैरिटी, क्या था आपको अगर याद हो तो हमने अपने इनिशियल लेक्चर्स में देखा था कि ऑस्मोलैरिटी से मुराद है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, यानी किसी भी जगह पर सॉल्यूट का जो बैलेंस है, जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है, उसको हमने ऑस्मोटिक बैलेंस का नाम दिया था, ऑस्मोलैरिटी का नाम दिया था। यानी कि आपके बॉडी में से में की ऑस्मोलैरिटी को, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो बॉडी में रिटेन कर लेते हैं कुछ जानदार। तीसरी टाइप है जो हमारे पास, तीसरा मेन वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे पास यूरिक एसिड। इनको हम यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, एंड इस फिनोमेना को हम यूरिकोटैलिज्म बोलते हैं। ये मोस्टली रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और स्नेल्स होते हैं जो एक सेमी लिक्विडी सा या सेमी सॉलिड सा मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, वाइटिश से कलर का होता है आमतौर पे। जैसे हम बर्ड्स की फीसिस देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बर्ड जो बीट करते हैं वो सेमी सॉलिड सी होती है, उसको हम कहते हैं कि जी उसके अंदर यूरिक एसिड है। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गई। अच्छा, एक्सक्रीशन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिक एसिड में हम देखेंगे जी इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ प्योरीन न्यूक्लियोटाइड्स। प्योरीन न्यूक्लियोटाइड्स आपको पता है कि आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनमें 2 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, पैरामिडीन्स एंड प्योरीन्स। प्योरीन्स का मतलब लार्ज रिंग्स न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि हमारे पास एडेनिन और गवानीन है कि ये लार्ज साइज्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जबकि पैरामिडीन स्मॉल साइज्ड होती हैं जिसमें थायामीन, यूरेसिल और साइटोसिन शामिल होते हैं। तो यूरिक एसिड आपका जो है वो बेसिकली प्योरीन न्यूक्लियोटाइड्स के टूटने से बनता है। ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक है, इसको बहुत थोड़ी सा पानी चाहिए होता है रिमूवल के लिए, क्योंकि ये बहुत कम सॉलेबल होता है वाटर के अंदर। उन्होंने मेंशन किया कि ओनली 1 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, सो ये एक हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था यूरिक एसिड के हवाले से। नाउ कमिंग टूवर्ड्स यूरिया साइकिल, जो एक्चुअली रिलेटेड था यूरिया जनरेटिंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। यहाँ आप जो चीज़ देख रहे हैं वो आप ये देखेंगे कि इस प्रोसेस में यूरिया साइकिल में एक्चुअली 2 जो हैं वो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स यूज़ होते हैं टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि सिट्रोलाइन मौजूद है, जो कि ऑलरेडी मौजूद सब्सटेंस होता है जो बॉडी के अंदर मौजूद है। उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन करता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ स्पार्टेट इट इज़ गोइंग टू फॉर्म आर्जिनोसुसानेट। ये आर्जिनोसुसानेट का जो मॉलिक्यूल है वो आर्जिनिन के प्रेजेंस में, अब ये आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनोसुसानेज। और ये जो आर्जिनिन है ये आर्जिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है इनटू यूरिया। यानी पूरे यूरिया साइकिल में सिट्रोलाइन से लेकर ऑर्निथाइन की फॉर्मेशन तक, और ऑर्निथाइन की कन्वर्जन इनटू सिट्रोलाइन एंड देन आर्जिनोसुसानेट और आर्जिनिन, ये 4 मेजर मॉलिक्यूल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। कि सिट्रोलाइन ऑलरेडी मौजूद है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का और अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड होता है तो उसे आर्जिनोसुसानेट है, और आर्जिनोसुसानेट जो है उसमें मज़ीद एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो कन्वर्ट हो जाएंगे ये आर्जिनिन में, और आर्जिनिन का वहाँ जो है वो हमारे पास एक बाय प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं यूरिया। यानी इस पूरे साइकिल में हमारे पास एक यूरिया का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। तो ये यूरिया साइकिल आपकी बुक में भी मेंशन है, बड़ा मुख्तसर सा साइकिल मेंशन है, आपने उसको वहीं से आपकी बुक में यूरिया साइकिल बड़ा अच्छा दिया हुआ है उन्होंने येलो बॉक्स के अंदर,
आप इसको वहीं से याद करेंगे। ये पेपर में आने वाला एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है हमारे पास। यूरिया साइकिल, व्हाट इज़ यूरिया साइकिल, जिसके ज़रिए से यूरिया बनता है। ठीक है, ये एक छोटा सा कंपैरिजन दिया हुआ है हमारे पास कि कैसे अमाइनो एसिड्स और नाइट्रोजनस बेसिस ब्रेक करती हैं, अमाइनो ग्रुप बनाती हैं, और फिर कैसे वो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे उन्हें ऑर्गेनिजम्स की पिक्टोरियल एविडेंसेस भी दिए हुए हैं। इसके साथ जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपने यहाँ से पिक करनी है वो है केमिकल फार्मूलाज ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये आपने जो हैं वो कंपैरिजन के अंदर मेंशन करने हैं इनके फार्मूलाज। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 6 to 7 डिफरेंसेस। आपको जो है वो टेबल की फॉर्म में जो है वो कंपैरिजन लिखना है यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड का, जिसमें आप वो सारी करेक्टरिस्टिक्स मेंशन करेंगे जो मैंने आपको भी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमोनिया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिक एसिड में मेंशन किया। और वो जो अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, अमोनोटलिज्म, यूरियोटिज्म एंड यूरिकोटिलिज्म, और फिर उनकी एग्जांपल्स, ये सारे डिफरेंसेस बनेंगे आपके पास, जिसमें ये केमिकल फार्मूलाज भी आप ऐड करेंगे और एक अच्छा सा क्वेश्चन आप रेडी करेंगे कंपैरिजन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के हवाले से, जिसका जो दूसरे तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये एक बड़ा अहम सवाल है, इसलिए आज मैंने सिर्फ इस एक सवाल के ऊपर, इस एक सवाल टॉपिक के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट किया है। कल हम इंशाल्लाह ताला जो है वो डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स देखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स देखेंगे डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। इस आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछें, बल्कि आई वुड सजेस्ट कि आप कमेंट किया करें। आप ये जब भी लेक्चर सुनते हैं उसके हवाले से आपको कोई बात समझ आई है, बिल्कुल ही समझ नहीं आई है, या कोई और क्वेश्चन है आपके दिमाग में, तो आप कमेंट्स में ज़रूर जो है वो उसको मेंशन किया करें, ताकि मुझे आइडिया हो कि आप में से कितने बच्चे जो हैं वो सीरियसली इस लेक्चर्स को नोट करते हैं और पूरा लेक्चर सुनते हैं। कमेंट में मेंशन किया करें, या व्हाट्सएप के ग्रुप में बायोलॉजी के हवाले से बहुत कम बच्चों की पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है। आप सवाल कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिखेंगे तो भी मैं यहाँ पे पढ़ लूँगी और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उसको डिस्कस कर लूँगी, या अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेंशन करेंगे अपना मसला, या आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई है तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। पर प्लीज़ डू पार्टिसिपेट, क्योंकि जब हम अपनी रेगुलर क्लासेस की तरफ जाएंगे, जब कॉलेज में हम जाएंगे, तब हम ये टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे। ये आप चीज़ ज़हन में रखें कि हम ये टॉपिक्स नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इन टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज़ करें। सो प्लीज़ जो पढ़ाया जा रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और अपनी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दीजिए। मैक्सिमम क्लास फेलो से कहिए कि वो इन लेक्चर्स को सुनें, अपनी बुक को सामने रखें और जो जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं उनको अपनी बुक पे नोट करें और इनको याद करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।